को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाएगा, शेड ठोक दीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के एसएसटी सेट 3 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से देश मुख्य रूप से ध्रुवीय शक्तियों में शामिल थे? आंसर, ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान के नेतृत्व वाला गठबंधन जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की शक्तियों का विरोध किया था, वही सब देश जो है वो ध्रुवीय शक्तियों में शामिल थे। दूसरा क्वेश्चन है, स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो स्लीपर क्या है? स्लीपर रेल के पटरियों के बीच में रखे जाते हैं जो पटरियों को सही स्थिति में रखते हैं, यानी कि ये दोनों पटरी के बीच में जो होता है ये दिया हुआ, इसको स्लीपर कहते हैं। पहले के समय में जब स्टार्ट हुआ था रेलवे, उस समय लकड़ी का था, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है हिस्ट्री में दिया गया है। अभी इसके जगह पे सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो सीमेंट के स्लीपर का प्रयोग किया जाता है अभी। तो स्लीपर क्या है? तो रेल की पटरियों के बीच रखे जाते हैं जो पटरियों को सही स्थिति में रखते हैं। ये दोनों पटरी को समांतर रखने में सहयोग करते हैं। क्वेश्चन 3 है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? तो गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है जिसका उपयोग किसी भी देश द्वारा अपनी गरीबी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो गरीबी रेखा क्या है? तो एक काल्पनिक रेखा है जिसका उपयोग किसी भी देश द्वारा अपनी गरीबी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 4 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्रदान करती है, इससे गरीबों को काफ़ी मदद मिलता है। क्वेश्चन 5, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। क्वेश्चन 6 है, शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, शिक्षा के अधिकार का अर्थ है शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब कि संविधान के द्वारा प्रत्येक के नागरिकों को, देश के प्रत्येक नागरिकों को एक अधिकार दिया जाता है जिस पर कोई किसी का दबाव नहीं होता, वो सबके लिए समान होता है, उसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। तो शिक्षा भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 7 है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, मानसून में बारिश के बीच शुष्क समय होता है। यह शुष्क अवधि जहां वर्षा नहीं होती है मानसून विराम कहलाती है। यानी कि कभी जब मानसून के मौसम में क्या होता है कि कुछ दिन के लिए बारिश रुक जाती है, तो उस गैप को ही जिसमें कि बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून विराम कहते हैं। अब सेक्शन बी की ओर आएंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 है, नाजियों को यहूदियों से नफरत क्यों थी? तो आंसर है, 1933 ईस्वी में जर्मनी में सत्ता संभालने वाले एडोल्फ हिटलर ने यहाँ जातिवाद साम्राज्य खड़ा किया था। उनके लिए यहूदी मानव जाति का हिस्सा नहीं थे। यहूदियों के लिए हिटलर की यह नफरत प्रलय के रूप में सामने आई। यहूदियों को भगाने की प्रक्रिया मई में पोलैंड में खोले गए ऑस्विच एकाग्रता शिविर से शुरू हुई थी। पैराग्राफ, यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों, बीमारों और समलैंगिकों को जबरन काम पर रखा गया। कैंप को इस तरह से बनाया गया था कि वहां से भागना नामुमकिन था। वृद्ध और बीमारियों को गैस चैम्बर में मौत का घाट उतार दिया जाता था। इस तरह करके बहुत यहूदियों को, लाखों की संख्या में यहूदियों को बेवजह मार दिए थे एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन 9 है, औपनिवेश काल में वाणिज्यिक खेती का विस्तार क्यों हुआ? 2 उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। तो वाणिज्यिक कृषि उस कृषि को कहते हैं जो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। उसमें अनाज की खेती नहीं होती है, जैसे कि
गन्ना की खेती हो गया, चाय की खेती हो गया या कपास की खेती हो गया, ये सब खेती जो है व्यापार के लिए ही की जाती है। और तो व्यापार के लिए की जाने वाली खेती को ही वाणिज्यिक खेती कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में, यानी कि पहले के समय में, बहुत इतिहास में ही वाणिज्यिक कृषि का विस्तार क्यों हुआ था, उसका कारण क्या है। तो इसका दो मुख्य कारण जो है निम्नलिखित है। औपनिवेशिक काल में कई कारणों से खेती तेज से विस्तार हुआ, जिसका 2 पॉइंट्स नीचे है। पहला पॉइंट, सबसे पहले अंग्रेजों ने सीधे तौर पर जूट, चीनी, गेहूं और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों में उत्पादन को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी में इन फसलों की मांग बढ़ गई थी। इसकी मांग अधिक होने के कारण इसके उत्पादन में वृद्धि करवाया गया था। दूसरा, 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक राज्य ने सोचा कि वन अनुत्पादक थे। इसलिए औपनिवेशिक काल में खेती का तेजी से विस्तार हुआ था। यहाँ से लेकर हमको इसको यहाँ पर इस जगह लिख देंगे। कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स जो है वो अधूरा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक राज्य ने सोचा कि वन अनुत्पाद कम थे, यहाँ पे कम लगा देंगे। इसलिए औपनिवेशिक काल में खेती की तेजी से विस्तार किया गया। क्वेश्चन 10 है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, मतलब किसी को कितना एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे जूल उसका एसआई मात्रक होता है, लेकिन कैलोरी से उसके माप की जाती है कि किसे कितने ऊर्जा की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अधिक शारीरिक श्रम करते हैं। अधिक शारीरिक श्रम का मतलब हो गया कि वो अपने शरीर से काफ़ी अधिक मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, जिसके लिए अत्यधिक शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। गाँवों में महिलाओं को भी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वे घर के सभी काम बिना किसी गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से करते हैं। बिना किसी गैजेट्स का मतलब हो गया कि घर के रसोई में भी काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है, जैसे मसाला पीसने के लिए मिक्सी हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे कुछ गैजेट्स हैं जिसमें कम मेहनत में वो काम हो जाता है। लेकिन गांव में ऐसा कोई यूज इसका बहुत कम होता है, जिस कारण उसकी कड़ी मेहनत हो जाती है, हार्ड वर्क हो जाता है, जिसका कारण उसको अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है उसको काम करने के लिए। क्वेश्चन 11 है, आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। आंसर है, आपदा के दौरान निम्नलिखित खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। आमतौर पर समाज का सबसे गरीब वर्ग खाद्य असुरक्षित होता है, लेकिन कभी कभी गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों की विसफलता आदि जैसे राष्ट्रीय आपदा आती है तो क्या होता है, उस समय खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो जाता है। पॉइंट 2 है, सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न कुल उत्पादन घट जाता है। अगर सुखाड़ आ जाती है तो जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। यह प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी पैदा करता है, जो अंततः मूल्य की वृद्धि की ओर ले जाता है। पॉइंट 3, उच्च कीमतों पर कुछ लोग भोजन नहीं खरीद सकते हैं, और अगर स्थिति लंबी हो तो यह भुखमरी का कारण बन सकती है, जो अकाल में भी बदल सकता है। भुखमरी जो है वो अकाल में भी बदल सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा को, ये आपदा के समय खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। आपदा यानी कि यहाँ पर जो हो गया, जैसे मानवीय कारण से भी आपदा होता है और प्राकृतिक कारण से भी होता है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है, और एक्सीडेंट वगैरह ये सब मानवीय आपदा है। तो यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक आपदा को नज़र में रखेंगे। क्वेश्चन 12 है,
लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है? ये जो लोगों का तंत्र है इसमें चुनाव की आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों होता है? तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता होती है क्योंकि यह लोगों को उनके प्रतिनिधियों के चयन करने में मदद करता है। चुनाव मौलिक अधिकार है और लोकतंत्र के लिए एक शर्त है। लोग अपने नेताओं को चुनने या बदलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की ओर से कार्य करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं और उनके लिए कानून बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 13, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकार का मतलब हो गया मानव का अधिकार। तो मानव का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है मानव अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या अन्य किसी स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के एक निहित अधिकार है। मानवीय अधिकार मतलब ऐसा अधिकार जो भी किसी विशेष जाति के लिए अलग अलग ना हो, विशेष लिंग के लिए अलग अलग ना हो, राष्ट्रीयता के हिसाब से अलग ना हो, मतलब सबके लिए एक समान अधिकार जो है उसी को हम लोग कहते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्त, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकार का हकदार है। क्वेश्चन 14, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन कीजिए और उनके प्रमुख वृक्षों का नाम लिखिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वनों के रूप में भी जाना जाता है। ये वन हमारे देश में बहुत आम है। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये वर्ष के एक विशिष्ट समय में उतने मोटे और झड़े हुए पत्ते नहीं होते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ पेड़ सागौन, शीशम, साल, नीम और सिनकोना है। सिनकोना से मलेरिया की दवाई बनती है, इसको याद रखना है, अलग से जी के क्वेश्चन है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से आच्छादित भाग उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं। अब हम लोग सेक्शन सी की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन 15 है, वन संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें वन की बचाव करनी चाहिए, इसके कौन कौन से उपाय हैं। तो वन संरक्षण के कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिकीकरण के आगमन से कच्चे माल और विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए पेड़ों को खतरनाक दर से काटा गया है। पेड़ों की इस कटाई को क्लियर कटिंग और शेल्टर वुड कटिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी अगर हमको औद्योगिक लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, तो उसके लिए जो पेड़ों की कटाई की जाती है तो कोशिश में रखना है कि कम से कम पेड़ों की कटाई करें, ज़्यादा पेड़ों की बर्बादी ना करें। क्वेश्चन 2 है, जंगल के संरक्षण के लिए नवीनतम अग्निशमन तकनीकों का अपनाया जाना चाहिए। हालांकि जंगल की आग पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मिट्टी में मृत और सड़ने वाले पदार्थों के पोषक तत्वों को फिर से भरने में मदद करती है। यानी जंगल में जो स्वतः आग लग जाती है वो भी प्राकृतिक रूप से सही ही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आग लग जाता है तो फिर उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे जंगल नष्ट हो जाएगा। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो जो न्यू में नवीनतम, यानी इसको मॉडर्न कह सकते हैं, नवीनतम अग्निशामक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इससे वन की बचाव होगी। पॉइंट 3 यहाँ पे वन होगा। वन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पेड़ों का चयन किया जाना चाहिए और पेड़ों की वृद्धि के दौरान उचित देखभाल की जानी चाहिए। यानी कि हमको क्षेत्र के अनुसार वन लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन से जलवायु में किस तरह के पेड़ ज़्यादा अच्छे होंगे, तो उस हिसाब से भी हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। 4 पॉइंट्स,
वनों के संरक्षण के लिए वानिकी और वन उत्पाद का दोहन की रोकथाम आवश्यक है। यहाँ पे वानिकी यानी कि वन से प्राप्त करने वाला जितने भी चीज़ हो गया, और वन का उत्पाद जो है, वन का उत्पाद यानी कि फल हो गया, लकड़ी हो गया, पत्ता हो गया, जो भी है, इसका दोहन मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग जो लोग बर्बाद करते हैं उस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना ही हमको उसका उपयोग करना चाहिए। पॉइंट्स 5, मौजूदा जंगलों को रसायनों, एंटीबायोटिक दवाओं के छिड़काव या पेड़ों के कीट प्रतिरोधी उपभेदों के विकास से बीमारियों से बचाया जा सकता है। जिस तरह मानव बीमार होते हैं उसी तरह पेड़ पौधे को भी बीमारी होती है। इसलिए तो कोशिश रखना चाहिए लोगों को या फिर संस्थाओं को जो कि वन को बचाने का कार्य करता है, वो अलग अलग तरह का रसायन का प्रयोग करके उस पर छिड़काव करके पेड़ों को बचाया जा सकता है। जो पेड़ को मतलब कीड़ा वगैरह लग गया हो या फिर जो मतलब मरने के कगार पे हो गया हो, उसका इलाज करना चाहिए। क्वेश्चन 16 है, एक देश में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच एक मजबूत संबंध है, कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब हो गया कि देश की बात है तो देश कितना अमीर है उस तरह का या अमीर की ओर जाने के लिए जो है उसका विकास करना आर्थिक विकास कहते हैं। और गरीबी उन्मूलन मतलब उस देश में जितना गरीब है उस गरीब के लिए, उससे आगे बढ़ाने के लिए, उसकी गरीबी दूर करने के लिए वो कौन से उपाय किए जाते हैं उसको कहते हैं गरीबी उन्मूलन। तो ये दोनों जो है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच जो एक मजबूत संबंध है, इस कथन का व्याख्या करना है। तो किसी भी देश में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच बहुत मजबूत संबंध निम्नलिखित है। पहला है, उच्च विकास दर से गरीबी को कम करने में काफ़ी मदद की है। उच्च विकास यानी कि कुछ जैसे देश में कोई डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जैसे सड़क बनना, बिजली हो गया, पानी की सुविधा, तो इन सुविधाओं से भी गरीबी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उन लोगों को भी काम का अवसर प्राप्त होता है। 80 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दुनिया में सबसे तेज़ गति से हुई थी। यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी देश है उसमें से सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले देश जो थे, स्पीड से ग्रोथ करने वाले, तेज़ी से ग्रोथ करने वाले जो देश थे वो कौन थे, भारत थे। दूसरा है, उच्च विकास दर से गरीबी को कम करने में काफ़ी मदद की है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच एक मजबूत संबंध है। यानी कि अगर हम गरीबी को कम करते हैं तो ऑटोमेटिक आर्थिक विकास हो जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में ये संबंध है। तीसरा है, आर्थिक विकास अवसरों को बढ़ाता है और मानव विकास में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आर्थिक विकास जो है वो अवसरों को बढ़ाता है और मानव विकास में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन का प्रयोग करता है। 4 पॉइंट है, आर्थिक विकास ने गरीबी को कम करने में मदद की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच एक मजबूत संबंध है। क्वेश्चन 17, भारत की चुनावी प्रणाली में विभिन्न घटकों का वर्णन करें। यानी कि भारत में जो चुनाव है, चुनावी प्रणाली है, उसके लिए जो कौन कौन से घटक है उसके बारे में लिखना है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सरकार उन प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए समय समय पर चुनाव होता है। भारत में चुनावी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत में मुख्य चुनाव आयोग की संरचना का वर्णन करता है। यानी कि भारत में जो चुनाव होता है उसका जो चुनाव का जो संरचना है वो इसका वर्णन करता है। चुनाव आयोग ही उसको कंट्रोल करता है। चुनाव आयोग के कार्यों की गणना करता है और इसकी भूमिका की व्याख्या करता है। तो चुनाव से संबंधित जो भी बातें होती है वो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका कौन निभाती है, चुनाव आयोग। तीसरा पॉइंट है, कार्यक्रम की घोषणा से परिणाम की घोषणा तक चुनाव की प्रक्रिया को याद करता है। यानी कि जब कि चुनाव होना है उसका घोषणा कब, किस डेट को चुनाव कराना है और उसकी गिनती कब होना है, ये सब चीज़ जितनी भी प्रक्रिया है
वो जो है वो चुनाव आयोग याद रखते हैं उसको। 4 पॉइंट्स है, चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख करता है। चुनावी प्रक्रिया जितना भी है वो विभिन्न चरणों का, चुनावी प्रणाली जो है उसमें घटक में आ जाएगा, चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख करता है। जितना भी चरण में होगा उस सब के बारे में उसका डिटेल्स करता है। 5वां पॉइंट है, चुनाव से संबंधित अधिकारियों को पहचानना और उसके कार्यों का वर्णन करना। अब चुनाव में किस अधिकारी को कहाँ पर रखना है, उसके कौन सा कार्य देना है, इसका पहचान करता है और उसके कार्य का वर्णन करता है। 6 पॉइंट है, चुनावी सुधारों की कमियों और आवश्यकता की पहचान करता है। तो चुनावी सुधार में उसमें चुनाव में कौन कौन सी कमियां हैं और उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पहचान करके उसका पहचान करता है, उसका पूर्ति करता है। पॉइंट 7 है, चुनावी सुधारों और पहले से चल रहे सुधारों का सुझाव देता है। यानी जो भी सुधार पहले से चल रहा है और जो कि सुधार उसमें किए जाने हैं उस चीज़ का सुझाव देता है। 8 पॉइंट्स हैं, चुनावों के सुचारू निष्पक्ष संचालन के लिए संविधान एक चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्य होते हैं। यानी कि चुनाव सही से चले, उस किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में न हो, वो स्वतंत्र हो, और निष्पक्ष संचालन मतलब किसी के दबाव में भी आके वो चले नहीं, तो इसलिए इसको निष्पक्ष संचालन भी कहते हैं। इस संविधान में एक आयोग की प्रावधान की गई है, एक आयोग की बात कही गई है जिसको हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं। और चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य सदस्य इस संविधान को मतलब इससे चुनाव को, संविधान में वर्णित चुनाव को वो अच्छी तरह से इस प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं। क्वेश्चन 18 है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं है। तो ये स्वतः जो पेड़ पौधे उगते हैं जंगल में, इस तरह के जो जंगल होते हैं उसको वनस्पति कहते हैं। तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आंसर है, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है उन पौधों से जो मानव द्वारा प्राकृतिक रूप से विकसित और संसाधित नहीं किए जाते हैं। उन्हें लंबे समय तक मानव जाति द्वारा अप्रभावित छोड़ दिया गया है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार वर्षा, मिट्टी, जलवायु और स्थलाकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी प्राकृतिक वनस्पति का जो प्रकार होता है कि कौन कौन से कितने प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो वर्षा पे, मिट्टी पर और जलवायु और स्थलाकृति पर। जैसे कि जिस क्षेत्र में कम वर्षा होता है या अधिक वर्षा होता है उस अनुसार वहाँ पर वनस्पति पाए जाते हैं। मिट्टी कौन सा मिट्टी है उस अनुसार वहाँ की वनस्पति पाई जाती है। जलवायु कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है वहाँ की वनस्पति। स्थलाकृति मतलब कि वो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसको हम लोग स्थलाकृति कहते हैं। तो उसके अनुसार भी अलग अलग वनस्पति पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। जैसे हम लोग जानते हैं तापमान में वृद्धि के साथ विकास तेज होता है। तो तापमान जो है ये वनस्पति में वनस्पति को भी ज़रूरत होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको सूर्य के प्रकाश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे उसके विकास की तेज़ी होती है। तो जहाँ पर सूर्य के प्रकाश कम पहुँचता है तो वहाँ पर उसके वनस्पति की वृद्धि में कमी आ जाएगी। तो तापमान जो है वो वृद्धि के साथ तेज होता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश की गुणवत्ता एक पौधे में होने वाली कई शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी कि प्रकाश जो है वो प्रकाश की अवधि यानी कितने समय तक प्रकाश उस पर पड़ रहा है, उसकी तीव्रता यानी कि प्रकाश वो धुंधला है यानी कम प्रकाश है कि अधिक प्रकाश है, और प्रकाश की गुणवत्ता कि वो जो मतलब वहाँ प्रकाश आ रहा है वो क्या सीधा प्रकाश है, वो अल्ट्रावायलेट तो नहीं आ रहा है या फिर मतलब वो सीधा मतलब जो है वो शुद्ध सनलाइट आ रहा है। तो इस पर भी उसकी प्रक्रिया जो है प्रभावित होता है वनस्पति का। तीसरा पॉइंट है पानी। पौधों की वृद्धि के लिए पानी एक आवश्यक कारक है। वे पानी की अपर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। वे पानी की कमी का भी जवाब देते हैं। यानी कि पानी की कमी भी अगर पौधों को हो जाए तो किसी तरह से मतलब मैनेज कर लेते हैं, अगर बाद में पानी उसको मिल जाए। अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाता है तो फिर मतलब जो है वो आप उसका पत्ता मुरझाने लगते हैं, यानी कह सकते हैं कि पानी की कमी का जवाब दे देते हैं, यानी हम लोग समझ जाते हैं उसमें पानी की कमी हो रही है। 4 पॉइंट्स हैं मृदा पोषक तत्व। पौधों को उचित वृद्धि के लिए
पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की गुणवत्ता और मात्रा पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है। मृदा जिसको मिट्टी कहते हैं, मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 5वां पॉइंट है पादप वृद्धि नियामक, यानी कि पौधों की वृद्धि को विनियमित करने के लिए विभिन्न पौधों के विकास नियामकों जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये आदि जैसे पौधों से जोड़ा जाता है। इन नियामक यानी कह सकते हैं कि ये ऑक्सिन जो है, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है ये दोनों हार्मोन्स है जो कि पौधा, इसको पादप हार्मोन कहते हैं। ये भी मतलब जो उसके वृद्धि में जो है बहुत अधिक भूमिका निभाता है। ये ऑक्सिन जो है इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। जिस तरह मानव को वृद्धि होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह पौधों में वृद्धि होने के लिए ऑक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पौधा जो होता है वो बौना हो जाता है। और साइटोकाइनिन जो है उसको मतलब जो है वेस्ट पदार्थ को निकालने में काम करता है। जैसे पत्ती सूखी पत्ती को जो है मतलब वो उसको गिराने में मदद करता है, या फिर गोंद वगैरह जो निकलता है उसमें साइटोकाइनिन सहयोग करता है। तो इस तरह से वनस्पति को इस प्रकार वनस्पति को प्रभावित करते हैं और ये सब कारक जो हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। एक मैप वाला क्वेश्चन है जो कि आप उसको बुक से कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।